हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में। और मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण हम लोग बात चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ईरान का आक्रमण और यानी कि यूनान का आक्रमण आते हैं मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण में। तो जिस प्रकार उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बाद जिस प्रकार से महाजनपदों में होड़ मच चुकी थी और 16 महाजनपदों में सभी जनपद अपने अपने उत्कर्ष और अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे और एक दूसरे से ही संघर्ष कर रहे थे। उसी बीच यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा महाजनपद यानी कि उत्कर्ष के मामले में शक्तिशाली जो बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और यानी कि वो है मगध। मगध का जो उत्कर्ष है उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि मौर्य वंश के पूर्व में जो विदेशी आक्रमण होते हैं, ईरान का आक्रमण और यूनान का आक्रमण, उसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण पहला आता है यूनान का आक्रमण, फिर आपका आएगा ईरान का आक्रमण। तो देखते हैं ईरान का आक्रमण, ईरानी आक्रमण पहले देखते हैं। मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण आता है। तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण का बात करें तो प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था, जो यानी कि आपका जाके हकमानी यानी हकमनी वंश के द्वारा आपका किया गया था। तो हम देखते हैं कि प्रथम आक्रमण यानी कि साइरस के द्वारा, यानी कि साइरस जो थे प्रथम आक्रमण साइरस द्वितीय या दारा द्वितीय के नाम से साइरस द्वितीय द्वारा यानी कि 558 बीसी से लेकर 529 बीसी तक जो उनका शासन काल था उनके बीच यानी कि वो आक्रमण किए थे। प्रथम विदेशी आक्रमण था साइरस द्वितीय के द्वारा। लेकिन वो जो आक्रमण करते हैं वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से बहुत से बच्चे एग्जाम देते लेकिन सफल नहीं हो पाते, उसी प्रकार से उसने भी आक्रमण किया भारत पर, लेकिन सफलता उसे हासिल नहीं हुई। तो इस बीच क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि यानी प्रथम यानी कि सफल आक्रमण का बात करें तो डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आक्रमण जो है 516 बीसी द्वारा किया गया। ये सफलता, इसे यानी कि सफलता प्राप्त हुआ, ये आक्रमण किए भारत पर, इसे सफलता प्राप्त हुआ। लेकिन प्रथम जो साइरस प्रथम थे और साइरस द्वितीय जो थे वो यानी कि सफलता उसे प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका डेरियस प्रथम और दारा प्रथम सफलता प्राप्त करते हैं, और यानी कि 516 बीसी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो चलिए आते हैं हम लोग भारत के पश्चिमोत्तर भाग को, यानी कि पश्चिमोत्तर भाग को जीता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखते हैं इधर समुद्री इलाका है पूरी तरह, और यहाँ पे हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र से तो कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो उसके कारण वहाँ पे असंभव है ऐसा हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो होता था, गुजरात, पंजाब, इस सब के क्षेत्र में होते हुए आते थे। इस प्रकार से हम लोग ये जान सकते हैं अधिकांश यहीं से आक्रमण होता था, क्योंकि वो लोग जानते थे पश्चिमोत्तर यानी क्षेत्र से हम आक्रमण भारत में कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे राजा होते थे, और यानी कि वहाँ पे क्या उतना अच्छी तरह से, जिस प्रकार से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था वैसा वहाँ साम्राज्य नहीं था और कोई शक्तिशाली राजा भी नहीं थे। इसलिए वो चाहते थे उधर से आक्रमण करके हम सफलता प्राप्त करेंगे। और चारों तरफ से देखते हैं पानी है, इधर समुद्र, उधर पहाड़ है, उधर यानी कि हिमालय पर्वत, उधर से आक्रमण करना संभव नहीं है। तो इस बीच यानी कि वो आक्रमण उधर से ही करते हैं। तो इस बीच क्या होता है, सफलता प्राप्त हुआ और यानी कि पश्चिमोत्तर भाग को जीता, ईरान का 20वां प्रांत बनाया। और ईरान को जो है अपना यानी पश्चिमोत्तर प्रदेश जो यानी कि जीता है, उसको ईरान का 20वां प्रदेश बनाया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जहां से 360 यानी कि 60 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं प्राप्त हुई, उसे यहाँ पे हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभाव का बात करें, क्योंकि यूनान का आक्रमण हुआ लेकिन कुछ खास उतना ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे एक सबक पता चल गया कि आक्रमण विदेशी कर सकते हैं। तो यूनान का आक्रमण पहला हुआ, लेकिन इसका प्रभाव फिर क्या पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा? खरोष्टी लिपि का जन्म, जो ईरान अरमाइक लिपि जो थे यानी कि विकसित हुई, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे आपका जाके अशोक में। देखते हैं खरोष्टी लिपि का यहाँ पे बहुत ज्यादा मौर्य वंश में चर्चा होगा। तो हम लोग देखते हैं यहीं से विकसित हुआ, ईरान से। बाद में मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा। मौर्य कला जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का जितना कला है उसमें यानी कि ईरान का प्रभाव पड़ा, क्योंकि ईरानी आक्रमण हुआ तो कुछ ना कुछ यानी कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही। फिर हम लोग देखते हैं राजप्रसाद स्तंभ, इस प्रकार से यानी किस तरह से आगे बढ़ते गए। और हम देखते हैं आर्थिक संबंधों का विकास। आर्थिक मतलब होता है कि व्यापार वाणिज्य इस सब का विकास हुआ, क्योंकि ईरान का आक्रमण हुआ। तो ईरानी आक्रमण होने के बाद यहाँ पे जीता, और यानी कि सफलता उतनी अच्छे से नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी यानी कि धीरे धीरे आर्थिक संबंध में विकास होते गया। आर्थिक संबंध मतलब पैसे के लेन देन और व्यापार वाणिज्य, इस सब में ज्यादा विकास हुआ।
लेकिन इसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक, यूनान का आक्रमण होता है। जो ईरान के बगल में यूनान पड़ते हैं, ईरान के बगल में यूनान, वो उसका आक्रमण होते हैं। तो ईरान के आक्रमण होने से पहले जो हम लोग सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे, तो उसके पहले उसके यानी कि आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यूनानी आक्रमण में देखते हैं फिलिप जो सिकंदर का पिता था, जो फिलिप थे जो सिकंदर के पिता थे, वो मकदूनिया जो यूनान का एक क्षेत्र है वहाँ का एक शासक था। 359 ईस्वी में उन्होंने मकदूनिया का शासक बना, और यानी कि हम लोग देखते हैं जिसकी हत्या 329 बीसी में कर दिया गया। यानी कि जो उनके पिता थे, यानी कि आपका जाके फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, वो मकदूनिया का शासक थे। तो मकदूनिया क्या है, तो मकदूनिया आपका यानी कि एक यूनान का एक क्षेत्र है, जो यूनानी आक्रमण तो यूनान का क्षेत्र है, और यानी यूनान का क्षेत्र होने का, लेकिन उसकी पिता की हत्या कर दी जाती है 359 बीसी में। जिसके बाद क्या होता है कि उनकी हत्या कर दी गई, और उनकी हत्या 329 बीसी में कर दी गई, और 359 ईस्वी में वो मकदूनिया का शासक बना था। हम लोग ये भी देखते हैं कि 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में वो यानी क्या क्या सिकंदर मकदूनिया का शासक बना, क्योंकि पिता की मृत्यु होने के बाद उसके जो बेटे हैं सिकंदर 300 यानी कि आपका जाके 29 बीसी में जो 20 वर्ष की आयु में वो मकदूनिया का शासक बनता है। उसके बाद आपको तो पता है सिकंदर, अब देखते हैं यहाँ पे वो मकदूनिया का शासक बना, वो अरस्तु का शिष्य था, वो जो थे अरस्तु का शिष्य था। और इस बीच हम लोग देख सकते हैं ये भी वो विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए। वो ईरान होते हुए आक्रमण ईरान होते हुए करते करते आए भारत में, अब भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश यानी कि वहाँ पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सेम प्रोसेस, क्योंकि उसे पता था कि इसी क्षेत्र से हम लोग आक्रमण कर सकते हैं और इसी क्षेत्र से हम लोग कोई प्रदेश को जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त है साम्राज्य, और इससे यानी कि सफलता उसे तुरंत मिल सकती है, इसलिए वो उस क्षेत्र को ही चुना। और यानी कि आप लोग समझ सकते हैं समुद्री इलाका और हिमालय भाग से तो आक्रमण कर नहीं सकता है, क्योंकि उसे यानी कि उतना विकसित तभी था नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे विश्व विजेता, इसे सिकंदर कहा जाता है, विश्व विजेता है, यानी विश्व को जीत गया लेकिन भारत को नहीं जीत पाया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या हुआ कि विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 बीसी में वो भारत आते हैं और भारत पर आक्रमण किया। वह हिंदुकुश पर्वत हिमालय का भाग पार कर भारत आया, वह हिंदुकुश पर्वत हिमालय का भाग यानी कि भारत पार कर यानी क्या हुआ कि भारत आया। अब देखते हैं क्या हुआ यूनानी आक्रमण में। देखते हैं तक्षशिला के शासक आम्बी ने, यानी कि जब आक्रमण करके आया तो हम वहां पे देखते हैं बाप रे इतना बड़ा पहाड़ पार करके आ गया, और उसके बारे में पहले से चर्चा था भारत में, सिकंदर किस तरह से ताहे मचा देता है। इसके डर के मारे आम्बी क्या हुआ, उसके आत्मसमर्पण कर दिया। जिस प्रकार से पुलिस चोर में खेल होता है तो बाद में पता चलता है चोर यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया, या कोई ऐसा खिलाड़ी होता है जो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे आम्बी जो यानी कि सिकंदर के बारे में जान चुका था, और वो जान रहा था सिकंदर से वो युद्ध नहीं जीत पाएगा, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण जैसे वो किया, तक्षशिला के शासक यानी जो आम्बी थे वो आत्मसमर्पण किया, तो तक्षशिला का क्या हो गया, तक्षशिला जितना था वो सिकंदर का हो गया। अब देखते हैं आगे पंजाब का शासक जो पोरस था, जो पोरू के साथ यानी कि पोरू जो है पंजाब का शासक जो आपका यानी कि जो पोरस है, इसे पोरू के नाम से भी जाना जाता है, उससे झेलम का युद्ध हुआ। ये झेलम नदी के तट पे हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये किसके बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में, जो काफी प्रचलित है। और इस युद्ध में भीषण त्रायमाम हुआ और बहुत भयानक यह युद्ध लड़ा, क्योंकि पोरस जो थे वो आम्बी की तरह यानी ये नहीं थे, वो पोरस लड़ के युद्ध जीतना चाहते थे और लड़ने पर ही विश्वास रखते थे, इसलिए वो आम्बी की तरह आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध को लड़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पे युद्ध को लड़ने पर क्या होता है कि हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ, हाइडेस्पिच को जिसमें पोरस की पराजय हुई। भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध होने के बावजूद पोरस की हार हुई, लेकिन इस युद्ध में यानी पोरस की तो हार हो गई, लेकिन सिकंदर ने उसकी यानी कि जो ताकतवर, जो उसकी छवि और जो उसकी वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सारा क्षेत्र उसे फिर से वापस दे दिया, और इस तरह से वो उनका सहयोग करके आगे बढ़ गए और आगे के क्षेत्र को जीतने का प्रयास करने लगे सिकंदर। तो हम लोग देखते हैं सिकंदर की सेना ने क्या किया, जैसे आगे बढ़ा तो सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के बार बार कहने पर भी वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए। कारण यह था क्योंकि बहुत से इतिहासकारों का कहना है, मना कर दिया। बहुत से इतिहासकारों का क्या कहना है कि यूनान के क्षेत्र को जीतते जीतते ईरान होते हुए भारत किसी तरह आए थे, अब उसे भारत यानी कि अपने घर के याद सताने लगे थे, अपने यानी कि घर परिवार को देखना चाह रहे थे, इसलिए वो जाना चाहते थे, भारत आना नहीं चाहते थे, इसलिए व्यास नदी को नहीं पढ़ पाए। और कुछ इतिहासकारों का कहना है
कि जिस प्रकार से यानी कि उसके सैनिक जब जो थे वो देखे कि एक पोरस के यानी कि एक छोटे से पंजाब के क्षेत्र पोरस में जो यानी कि आदमी है जो पंजाब के क्षेत्र को जीतने में उसे यानी कि भरसम यानी कि भयानक यानी कि तराइमाम और भयानक युद्ध लड़ना पड़ा। और वहाँ पे तो अब मगध का एक साम्राज्य है, जो बिहार के क्षेत्र में मगध एक साम्राज्य है, उसको यानी कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि मगध जो वहाँ पे नंद वंश का शासक थे, अंतिम यानी जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, जो बहुत ही यानी कि कह्याम मचा दिए थे, क्योंकि उसका यानी कि क्या बोले उसका खतरनाक रूप लोग यानी कि जान रहे थे उसके बारे में, इसलिए उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उतना दूर से आते आते यानी क्या हो गया कि हुआ क्या कि यूनान का भारत का यानी कि जो जलवायु है उसको यानी कि सूट नहीं खाया, क्योंकि वहाँ अलग जलवायु यहाँ अलग जलवायु होने के कारण यानी कि दोनों में डिफरेंस पाने के कारण वो मैच नहीं खा पाया, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन सिकंदर विश्व विजेता बनते बनते रुक गए यहाँ पे। उसके बाद होता क्या है कि आप वापस जाने के क्रम में दो, एक जल स्थल एक जल मार्ग से लिया गया, एक स्थल मार्ग से। जल मार्ग से यानी कि जो गया वो चले गए, यानी उसके एक सेनापति उसके यानी कि थ्रो हो गए। लेकिन जो सिकंदर थे वो स्थल मार्ग यानी कि ले गए, बंटवारा हो चुका था, जल मार्ग स्थल मार्ग दोनों से होके जा रहे थे वे लोग अपने घर। तो इसीलिए तो हम लोग देखते हैं जल मार्ग में देखेंगे तो जल मार्ग में ही आएगा। तो वहां पे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या था, सिकंदर 19 माह भारत पर रुका और 325 ईस्वी में भारत वापस लौट गया। 19 माह यानी कि भारत पर रुका, लेकिन 300 यानी कि आपका 25 ईस्वी में क्या हुआ, भारत से लौट गया। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार यानी कि 300 यानी कि 27, 26, 25 इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी ईस्वी से आगे का जो मौर्य वंश है उसका पता चलता है। और एक करेंट यानी जिस तरह से ईस्वी इन्होंने दर्शाया है, और इससे ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से आगे ईस्वी यानी कि डिनोट किया जाता है, और ईस्वी यानी कि गलत ना हो इसके लिए इसे देख लिया जाता है यूनानी कैलेंडर को। इसलिए हम देख सकते हैं इससे यानी कि यूनानी प्रभाव बहुत सारा इफेक्टिव पड़ा भारत में, और बहुत सारी जानकारी जो अछूत है, जो जानकारी नहीं मिल पा रही थी ईस्वी का, उससे यानी कि जानकारी प्राप्त हुई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यानी कि 19 माह यानी कि भारत को रुकता है, और कारण तो आपको पता ही है किस प्रकार से वो भारत से वापस लौटे, उसका कारण है बहुत सारा, जो 3 कारण आपको बताए हैं। तो 19 माह भारत पर रुकता है, 325 ईस्वी में क्या हुआ, भारत से वापस लौट जाता है। तो लौटने के क्रम में क्या होता है कि 323 ईस्वी में क्या होता है, 33 वर्ष की आयु में वो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार सिकंदर आया, और सिकंदर 325 ईस्वी में क्या होता है, 19वां भारत पर यानी कि रहता है, और यानी कि 323 ईस्वी में वापस लौट जाता है। तो 323 ईस्वी में जाने के क्रम में क्या होता है, 325 में भारत से वापस लौट गया, लेकिन 323 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई बेबीलोन में। तब इफेक्ट क्या पड़ा, जिस प्रकार से यूनानी यानी ईरान का आक्रमण हुआ, तो इफेक्ट क्या पड़ा कि खरोष्टी लिपि जो बाद में चला प्रचलित हुआ। और हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यानी मौर्य कला में ईरानी का प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यूनान का क्या प्रभाव पड़ा, जो सिकंदर विश्व विजेता थे, विश्व विजय यानी विजय प्राप्त कर लेते, भारत में यानी कि विजय प्राप्त नहीं किए। लेकिन कारण ये भी हो सकता है, ज्यादातर यानी कि मानते हैं इतिहासकार कि नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उसके यानी कि क्रूरता को देखकर ये लोग परेशान हो गए थे, उनके सैनिक, क्योंकि वो उसे पता था कि जिस प्रकार से पोरस से लड़ाई लड़ने में उसे इतना कठिनाई सामना करना पड़ा और किसी तरह युद्ध जीत पाए। एक तो वहाँ मगध साम्राज्य, उसको हम कैसे जीत पाएंगे, इसलिए वहां से वह नदी को नहीं टप पाए और वापस वो लौटने का कृपा बनाए रखे। तो हम लोग देख सकते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा कि निकैया यानी कि निकैया एक शहर की स्थापना की उन्होंने, क्योंकि निकैया जो जीतते थे उसे यानी कि चिन्ह के रूप में अपनाया गया। जिस प्रकार से कोई चीज होता है तो एक यादगार बनाने के लिए कोई आदमी कुछ करता है, उसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीता था, इसलिए इसे निकैया शहर की स्थापना की। और बहु कैबला का मतलब होता है उसके घोड़ा थे, जो यानी बहुत ही देखिए कि कोई भी घोड़ा हो या कोई भी जो आदमी जिससे लगाव ज्यादा रहता है उसका कुछ ना कुछ, तो इसीलिए उन्होंने घोड़ा जो यानी कि तो उसकी मृत्यु हो जाने के कारण बहु कैबला नगर की स्थापना कर दी, यानी कि बहु कैबला नगर की स्थापना की घोड़ा के नाम पर। और हम लोग देख सकते हैं गंधार शैली का विकास, जो हम लोग बाद में पढ़े, गंधार शैली किस प्रकार से विकास चरम पर पहुंचा। बाद में गंधार कला का विकास हुआ अफगानिस्तान, काबुल इस सब के इलाके में। फिर होता है भारत का एकीकरण हुआ। भारत का एकीकरण मतलब विदेशी आक्रमण भारत आते थे, जिसके कारण भारत में बहुत सारे साम्राज्य अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। जैसे यानी कि आक्रमण होता था, अब यानी भारत एकीकरण में चले गए। एकीकरण मतलब सब मिलजुल कर धीरे धीरे रहने लगे थे, क्योंकि विदेशी आक्रमण भारत में ना हो पाए, इसका प्रभाव ये भी पड़ा। फिर हम लोग देखते हैं ईरान के साथ संपर्क बढ़ा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान का संपर्क बढ़ा तो ईरान का भी संपर्क बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, जब आया तो संपर्क बढ़ेगा ही। तो इसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ और यानी कि सबका विकास हुआ।
तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं आर्थिक स्थिति और उसको यानी कि किस प्रकार से बढ़ते चले गए, और इस प्रकार से ईरान और यानी कि विश्व विजेता जो सिकंदर थे और यानी कि विश्व विजेता रहते रहते लेकिन भारत वो यानी कि विजय प्राप्त उतने अच्छे से नहीं कर पाए और विश्व विजेता बनने का सपना उसे चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर भी उसे विश्व विजेता कहा ही जाता है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए नेक्स्ट, और आप तभी सभी भाई बहनों को और माता बहनों को जिसने यानी कि मेरे वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब किए, उनके दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और इस तरह कृपा बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।